नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 13 नवंबर को जब 4 सीटों के उपचुनाव में वोटिंग पड़े तो उसके बाद से लगातार आपके सामने एग्जिट पोल से लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही होंगी कि रिजल्ट का क्या हुआ, रिजल्ट का क्या हुआ। लेकिन अब जबकि चुनावी प्रक्रिया में वोटिंग का काम समाप्त हो गया है, एग्जिट पोल आ गए हैं और उसके बाद बिहार सहित अन्य राज्यों में जो उपचुनाव हुए हैं और 2 राज्यों में मुख्य चुनाव हुए हैं, उसके एग्जिट पोल के बाद बिहार में भी फाइनल रिपोर्ट आ गई है और इस फाइनल रिपोर्ट के आधार पर ये बात साफ हो गई है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। हम आपको बताएंगे कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है और इस जीत हार में क्या अंतर पड़ा है, क्योंकि जो बातें सामने आ रही हैं उसमें साफ नज़र आ रहा है कि जो एग्जिट पोल आया है उसमें महाराष्ट्र में एक बार फिर से जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उनमें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली महायुति जो है उसको सत्ता में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें हम, तो झारखंड में सरकार बरकरार रह रही है हेमंत सोरेन की, ये भी बातें कही जा रही है। लेकिन बिहार की 4 सीटों को लेकर के, और अगर इसको 2025 के मुख्य चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है तो निश्चित रूप से बिहार के लोगों के लिए और ख़ास करके राजनीतिक दल के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बीच में अब सबकी जिज्ञासा इस बात को हो गई है कि आखिर 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो बिहार का क्या होगा। बिहार के रिजल्ट को लेकर के 2025 के ताने बाने बुने जा रहे हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी कल 9 सीटों पे मतदान हुए, जिसमें बहुत तरह की बातें सामने आपको देखने को मिली होगी। 13 नवंबर को हुए 4 सीटों पे बिहार में चुनाव को लेकर के एग्जिट पोल और कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन 23 नवंबर को एक्चुअल परिणाम आएगा, उससे पहले आपको बता दें कि तरारी, इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़, इन 4 विधानसभा सीटों में संभावित परिणाम का मोटा मोटा आकलन और ग्राउंड रिपोर्ट हमने भी आपको बताया था। लेकिन इन सब के बाद जो अब वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि जिस तरह से वोटिंग का प्रतिशत ठीक ठाक रहा, 53% से अधिक मतदान हुआ, इस चुनाव परिणाम पर अब सबकी नज़र टिक गई है। और ग्राउंड रिपोर्ट खास करके अगर बात करें हम, तो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो प्रशांत किशोर के आने के बाद एक लंबे समय से बिहार में आमने सामने की लड़ाई हो रही थी, वो अभी से ही 2025 के लिए त्रिकोणीय होती हुई नज़र आ रही है। जिसकी जीत होगी वह बुलंद हौसलों के साथ 2025 की लड़ाई में उतरेगा। तो वहीं आपको बताएं कि अपनी रणनीतियों पर विचार करने और जो कमियां रह जाएंगी उसको ठीक करने में अलग अलग राजनीतिक दल और गठबंधन लगेंगे। इन सब के बाद अगर बात हम आपको करें तो सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है इमामगंज का सीट। एकमात्र यह सीट है जो 4 सीटों में एनडीए गठबंधन के पास है। एक बड़ी सीट यहाँ के इमामगंज की जो खाली हुई थी, वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जो हैं जीतन राम मांझी, उनके गया से सांसद बनने के बाद हुआ था। उन्होंने इस सीट पर अपनी बहू दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाया था। दीपा मांझी मुसहर समुदाय से आती हैं और उनके उम्मीदवारी के बाद से कई तरह की बातें और चर्चाएं शुरू हो गई थी। निश्चित रूप से रसूख में कोई कमी नहीं रही है जीतन राम मांझी की, और 2 बार वो खुद जीतते रहे हैं। लेकिन ज़मीन पर तो जीत दिलाना आसान नहीं होता है। स्थानीय लोगों की बात करें और जो वोट देकर के बाहर निकले उनकी बात करें तो यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। इमामगंज में जनसुराज के उम्मीदवार जितेंद्र कुमार पासवान जाति से आते हैं और वहीं राजद ने माझी जाति के रोशन माझी को खड़ा किया है। अब यहाँ पासवानों की संख्या ऐसी है जो ज़बरदस्त सियासी उलटफेर कर सकती है। लेकिन जीतन राम मांझी का अपना चेहरा, एनडीए का उनके साथ होना और नीतीश कुमार का उनके लिए प्रचार करना, ये सब भी दीपा मांझी के अनुकूल वातावरण बना रहे हैं। लेकिन स्थानीय लोगों की बात करें तो मामला त्रिकोणीय हो गया है और इस त्रिकोणीय मामला में दीपा मांझी फंस गई हैं। हालांकि एज तो उनको होना चाहिए क्योंकि उनके ससुर जो हैं जीतन राम मांझी यहाँ से चुनाव जीते हुए थे 2020 में। उसके बाद उनके पति जो हैं वो बिहार सरकार में मंत्री हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये हो रही है कि कहीं ना कहीं इस सीट पर चिराग पासवान का नहीं आना बहुत कुछ कहानियों को जन्म दे रहा है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ एक और सीट है जहां नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा फंसी हुई है।
4 सीटों में एक सीट नीतीश कुमार के हिस्से आई थी, बेलागंज की। बेलागंज की सीट को लेकर के भी नीतीश कुमार शुरुआती क्षण में भले ही जो बातें कही जा रही हो, लेकिन इस सीट पर नीतीश कुमार का टक्कर शुरू से ही बहुत मजबूत रहा है, क्योंकि इस सीट पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी से आरजेडी के सुरेंद्र यादव 7 बार विधानसभा के लिए चुने जा चुके हैं और अब वो जहानाबाद से सांसद बने हैं। उसी के आधार पर ये सीट खाली हुई है। उनके 2024 में जहानाबाद से सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई और उसके साथ साथ ये भी बातें हो गई कि उनके पुत्र जो हैं, हमने शुरू में ही बता दिया था कि विश्वनाथ यादव जो है वो उनकी विरासत संभालेंगे आगे बेलागंज की। इस सीट पर आकलन करें तो यहाँ जो सबसे बड़ा फैक्टर उभर कर सामने आया है वो जनसुराज है। यहाँ भी लोगों का कहना यह है कि जनसुराज ने त्रिकोणीय मुकाबला कर दिया है, जो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि इस 4 सीटों के उपचुनाव में प्रशांत किशोर के उतरने से एक बात तो साफ हो गई है। एक तरफ कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने गलती की है, उन्हें नहीं उतरना चाहिए था, उनका भ्रम जो है वो टूट जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने ये बात सबके जहन में डाल दिया है कि आने वाले 2025 के चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति को त्रिकोणीय यानी 3 कोण पे खड़ा कर दिया है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के कारण मुस्लिम यादव गठजोड़ यानी MOI समीकरण जो नीतीश कुमार का है, जिस पर वो दावा किया, माफ़ कीजिएगा, लालू प्रसाद का है, जिस पर वो दावा किया करते थे, और इसके आधार पर वो लगातार हाशिए पर जाने से कभी भी नहीं गए, क्योंकि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें एक लंबे समय से, पिछले अगर 3 दशक से भी लंबे समय से देखें तो लालू प्रसाद ने मुस्लिम यादव गठबंधन को बड़ी मजबूत रखा है और इसके आधार पर वो बिहार की राजनीति में टिके रहे हैं। लेकिन जो बात सामने आई है उसमें जनसुराज ने, खास करके प्रशांत किशोर की बात करें तो मुस्लिम मतदाताओं को अपने तरफ करने के लिए यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार दिया था। जनसुराज की तरफ से मोहम्मद अमजद को अच्छे खासे मत मिले हैं, ये बातें लोगों का कहना है। यहाँ असदुद्दीन ओवैसी AIM भी अपना उम्मीदवार जमीन अली को खड़ा किया है। राजद की सियासी ज़मीन MOI समीकरण में सेंध लगाने की पूरी कोशिश दोनों ने की है, लेकिन यहाँ AIMIM का वो प्रभाव नहीं दिख रहा है जो प्रभाव जनसुराज ने पैदा किया है। इस सीट की बात करें तो यहाँ MOI समीकरण के आधार पर ही 7 बार से जीतते चले आ रहे हैं सुरेंद्र यादव। जनता दल यूनाइटेड एकमात्र सीट जो लड़ रही है उसमें मनोरमा देवी को उम्मीदवार बनाया है और मनोरमा देवी भी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उन्हें उम्मीदवार बनाने के बाद ये कहा जा रहा था कि ये लड़ाई यादव बनाओ यादव होगी और इस लड़ाई में जो प्रशांत किशोर के मुस्लिम उम्मीदवार हैं वो अंतर पैदा करेंगे। अब जो बात सामने आ रही है उसमें सत्ताधारी पार्टी से होना और नीतीश कुमार का चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट और खुद जो कमी रह गई थी इमामगंज में वो पूरा करने के लिए चिराग पासवान खुद यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ मुस्लिम यादव मतदाताओं में बिखराव यदि हो जाता है, गोलबंदी नहीं हो पाती है, नहीं कर पाते हैं लालू प्रसाद, तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ है कि यहाँ एज जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जदयू को। लेकिन ये आसान नहीं होगा क्योंकि नीतीश कुमार की छवि भी है और नीतीश कुमार को लेकर के कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी भी है। यहाँ बिखराव के अलावा अन्य जातियों की गोलबंदी और वोट शिफ्टिंग पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ भी साफ साफ दिखाई दे रहा है, जिसे चतुष्कोणीय बनाने के लिए AIMIM भी मैदान में उतर चुकी है। फिलहाल ये बातें दावे के साथ कही जा रही हैं जदयू की तरफ से कि वो इस चुनाव में जीत रहे हैं। नीतीश कुमार एकमात्र सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं जो उनके जीत के लिए कहीं ना कहीं माहौल बना दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से राजद ने अंतिम समय में ये फैसला लिया और शहाबुद्दीन के परिवार, हिना साहब और ओसामा को अपनी पार्टी में शामिल कराया, ओसामा खुद प्रचार करने भी गए थे। हालांकि वहाँ परिस्थितियाँ क्या रहीं वो सबने देखा है, लेकिन इन सब के बावजूद जो बेलागंज की लड़ाई है वो सबसे ज़्यादा दिलचस्प बनी है। बात अगर रामगढ़ की करें तो यहाँ भी नेक टू नेक फाइट है और यहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला करने के लिए एक तरफ जहाँ जनसुराज है वहीं दूसरी तरफ बसपा भी है। बहुजन समाज पार्टी का लगातार यहाँ जनाधार अच्छा रहा है। 2020 के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को बसपा ने ठेल दिया था। बिहार की तीसरी बड़ी सीट में रामगढ़ का सीट आता है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 3 सीटों की बात की उसमें बेटा और बहू यही
मुख्य जो पार्टियां हैं उनके तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ भी जगदानंद सिंह जो बिहार राजद के अध्यक्ष हैं और जिनके भाई सुधाकर सिंह इस सीट से जीत करके 2020 में आए थे और अब बक्सर से सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है, उन्होंने अपने भाई को उतारा है। इस मैदान में उतरने के बाद जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह दोनों के साथ साथ राजद की भी प्रतिष्ठा फंस गई है। अजीत सिंह राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं। यह इलाका इस परिवार का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, लेकिन यह भी सत्य है कि हर बार यहाँ जीत हार का अंतर बहुत ही कम होता है। ऐसे में कार्यकर्ताओं की थोड़ी बहुत नाराजगी और मतों के बिखराव से रामगढ़ का सियासी गेम जो है, गणित जो है वो चेंज हो सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि बहुजन समाज पार्टी के कंडे के आने से थोड़ा बहुत राजद की स्थिति जरूर कमज़ोर हुई है, क्योंकि यहाँ बहुजन समाज पार्टी ने यादव उम्मीदवार उतार दिया है और यादव वोटर अपनी जाति को देख करके भी वोट करते रहे हैं। इसके साथ साथ दलित वोटरों का भी एक बड़ा हुजूम बसपा के साथ जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के सटे होने के कारण भी यहाँ बसपा हमेशा अंतर पैदा करती रही और शाहाबाद कैमूर के क्षेत्र में बसपा का अपना एक जनाधार रहा है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि 2020 के चुनाव में भी एकमात्र सीट जो जीत करके आई थी वो इसी क्षेत्र से जीत कर आई थी। अब यहाँ की जो स्थिति है उसमें भाजपा ने अशोक सिंह को उतारा है मैदान में, जो राजपूत जाति से आते हैं, और सुधाकर सिंह के छोटे भाई अजीत सिंह भी राजपूत हैं। बसपा के पिंटू यादव के चुनावी मैदान में उतरने से एमओआई समीकरण में एक बार फिर से सेंधमारी की संभावना बड़ी है। कहा जा रहा है कि यहाँ वोटों में बिखराव होगा। ऐसे मुकाबला को त्रिकोणीय कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ की बाजी किसी भी पक्ष में जा सकती है। हालांकि स्थानीय लोगों का यहाँ कहना है कि भाजपा के लिए अधिक संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन अशोक सिंह का, जिस तरह से हम कई बार आपको बता चुके हैं कि उनका एक सोशल गैदरिंग होने के साथ साथ उनका एंट्री होने के बाद साथ सोशल मीडिया पर वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने यहाँ कैंप किया है और लगातार जीत हार के लिए ज़मीन पर उन्होंने मेहनत किया है। अब देखना ये होगा कि कितना ज़्यादा बसपा इस पर अंतर डाल सकती है। वहीं जनसुराज ने भी अपने उम्मीदवार कुशवाहा जाति से उतार करके यहाँ मामले को उलटने का कोशिश किया है। सीधी तौर पे अगर देखी जाए तो यहाँ भी मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और इसके लिए कहीं ना कहीं जनसुराज के प्रशांत किशोर जिम्मेवार हैं। चौथी सीट जो है तरारी की, इस सीट को लेकर के शुरुआत में तो कहा जा रहा था कि कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर के एक फैसले ने इस लड़ाई को कहीं ना कहीं एक दिलचस्प मोड़ पे ला दिया। हालांकि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने ये सब कुछ किया था उसको लेकर के एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही थी कि प्रशांत किशोर जिस तरह से इस तरारी सीट पर अपने उम्मीदवार को लेकर के आशान्वित थे, वो ये बात कह रहे थे कि यहाँ वो अंतर पैदा करेंगे। और पहले उन्होंने जिस उम्मीदवार को, सेना के जनरल को उतारा था, वो उनकी उम्मीदवारी किसी कारणवश नहीं हुई, कोई टेक्निकल कारण था। उसके बाद उन्होंने अपने उम्मीदवार बदले और यहाँ से प्रशांत किशोर के जो उम्मीदवार चयन की जो प्रक्रिया है, जिसे बहुत बताया जा रहा था कि जटिल और बेहतर है, उस प्रक्रिया पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ यहाँ सबसे बड़ा जो अंतर है कि आपने देखा होगा कि एनडीए के भीतर जो पार्टियां हैं, उन 5 पार्टियों में एक पार्टी जो पशुपति कुमार पारस की है उसे भी कहा जा रहा था। और पशुपति कुमार पारस की पार्टी चाहती थी कि वो तरारी से सुनील पांडे, जो उनके एक मजबूत कैंडिडेट हुआ करते थे या उनकी पार्टी में थे, उन्हें वो सीट देने के लिए। लेकिन एनडीए में वो सीट नहीं मिलता हुआ देख करके और जब इस सीट पर कोई भी चर्चा नहीं हो पाई तो पशुपति कुमार पारस को छोड़ करके सुनील पांडे भाजपा ज्वाइन कर लिया, अपने बेटे को भी ज्वाइन कराया। सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो एनडीए के सहयोग से एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा कि सुनील पांडे अंतर पैदा करते रहे हैं और कई बार यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। कहा जाता है कि सुनील पांडे का यहाँ अच्छा खासा प्रभाव है और उनके भाई हुलास पांडे भी यहाँ अपना एक दबदबा रखते हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक कार्यों और कई विकास योजनाओं को लेकर के भी सुनील पांडे का नाम लिया जाता है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने तो बाहुबली का टैग भी लगा दिया है। ये सभी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि यहाँ पर एक लड़ाई मजबूत होने वाली है। हालांकि 2020 में यहाँ से सुदामा प्रसाद, जो CPI-ML के
विधायक बने थे वो भी अपना प्रभाव रखते हैं, जो अब आरा से सांसद चुने गए हैं और इसी कारण से यहाँ की सीट खाली हुई है। इस बार भी वहाँ राजू यादव जो कि CPI-ML से हैं और काफ़ी प्रभाव वाले नेता कहे जाते हैं, इस क्षेत्र में उनकी अच्छी पहचान पकड़ है, वो यहाँ से मैदान में उतरे हैं। यादव होने के साथ साथ उनको पूरी तरह से महागठबंधन का समर्थन मिल रहा है और लालू प्रसाद ने अंतिम समय में, आपने देखा होगा कि किस तरह से चुनाव प्रचार में एक वीडियो जारी करके यादव और मुस्लिम मतदाताओं के साथ वहाँ के लोगों को वोट देने की बात की है। अब यहाँ का मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन स्थानीय जानकारों की माने तो यहाँ राजू यादव भाकपा माले के लिए जीत की हैट्रिक लगाने को तैयार बैठे हैं। यहाँ पर 2 बार से CPI-ML जीतती आ रही है। इससे पहले आपको बताया कि सुनील पांडे और उससे पहले उनकी पत्नी गीता पांडे यहाँ से चुनाव हार चुकी हैं। विशाल प्रशांत भी विरासत की लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ भी पिता पुत्र एक साथ हैं, यानी कि यहाँ भी कहीं ना कहीं परिवार के ही लोग यहाँ चुनाव में उतरे हुए हैं NDA से। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि यहाँ की लड़ाई जो चल रही है, उस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने के लिए जनसुराज ने अपने उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार को उतार करके कहीं ना कहीं मामले को दिलचस्प बना दिया है। कामयाबी किसे मिलेगी ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन स्थानीय जानकारों की जिस तरह से बात करें तो वो बताते हैं कि यहाँ पर NDA में शिफ्ट करने के बाद थोड़ा मजबूत जरूर हुए हैं विशाल प्रशांत यानी सुनील पांडे। समीकरण बनता है, यहाँ जीत की राह को लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं चलती हैं। खास करके जनसुराज यहाँ तीसरा कोण पैदा कर रहा है और उसके वोट के आधार पर किस तरह से वोट शिफ्टिंग हुआ है वो यहाँ के जीत हार का आकलन करेगा। यानी कि सीधी तौर पे देखा जाए तो इन 4 सीटों में इस बार महागठबंधन जो 3 सीटों पे लीड कर रहा है उसको क्षति होती हुई दिखाई दे रही है, जो एग्जिट पोल है। और ख़ास करके 1 सीट का क्षति तो महागठबंधन के साथ साथ NDA गठबंधन को भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इमामगंज की सीट कहा यह जा रहा है और एग्जिट पोल है जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी यहाँ से लूज कर जाएंगे। लेकिन अन्य जो 3 सीटें महागठबंधन के पास है उनमें से बेलागंज और जो सीट है तरारी की वो जा सकता है NDA गठबंधन के पास, यानी नीतीश कुमार की बल्ले बल्ले होगी। जिस नीतीश कुमार के पास एक भी सीट नहीं था वो जीतेंगे। जीतन राम मांझी के हारने की बात कही जा रही है। तो वहीं एक बड़ा नुकसान जो पिछले 7 बार से जीतती आ रही है राष्ट्रीय जनता दल बेलागंज में, उस सीट पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 23 तारीख को परिणाम का सबको इंतजार है। लगातार जो 2 रातें हैं वो काफ़ी कठिन बीतने वाली हैं उन उम्मीदवारों के और गठबंधनों के जो जीत के दावे कर रहे हैं। इसके साथ साथ 2 राज्यों के भी परिणाम आएंगे और अन्य 13 राज्यों के भी उपचुनाव के परिणाम 23 तारीख को आएंगे। इसके बाद बिहार की राजनीति में क्या होगा, नीतीश कुमार के फैसले क्या होंगे, भारतीय जनता पार्टी और राजद किस तरह से एक्ट करेगी और जीतन राम मांझी का क्या होगा, ये सभी बातें अब धीरे धीरे करके राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि आंकड़े यही बता रहे हैं और जो सर्वे रिपोर्ट हैं वो बता रहे हैं कि इस बार का मुकाबला 3-1 नहीं बल्कि 2-2 का होने वाला है और कई जीती हुई सीटें पार्टियां हारेंगी और कई हारी हुई सीटें जीतने की उम्मीद बताई जा रही है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।